प्रोटोकॉल है हमारे स्कूल का, तो इसे फॉलो किया करो। चलिए साहब, किसी का कोई क्वेश्चन है? एनी क्वेश्चन बेटा फ्रॉम एनीवन? पूछ लीजिए अभी भी। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, ध्यान से सुने अब मेरी बात। कोई क्वेश्चन है तो अपना क्वेश्चन पूछ ले। कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी अगर होती है बेटा, तो जैसे अभी ना हमने 50% बात की है। किसी भी इनकम को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहली हमारी कैटेगरी होती है डोमेस्टिक इनकम। पहले हमारी कैटेगरी होती है डोमेस्टिक इनकम, और दूसरी हमारी कैटेगरी होती है नेशनल इनकम। अब हमने ये तो बता दिया कि कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी अगर होगी तो उसे हम डोमेस्टिक इनकम में, डोमेस्टिक फैक्टर इनकम में कब इंक्लूड करेंगे और कब इंक्लूड नहीं करेंगे। अब जो इसका सेकंड पार्ट हमारा बचता है बेटा, दैट इज एक ही इनकम। जैसे हमने जितने भी अभी टॉपिक डिस्कस किए हैं, उन्हीं इनकम्स को हम किसी ना किसी इकोनॉमी की नेशनल इनकम में भी प्लेस करेंगे। तो अब हमने ये सीखना है कि वही इनकम, समझिए बात को, एक ही इनकम है, एक ही आदमी एक ही जगह काम कर रहा है। ये पॉसिबल है कि वो एक कंट्री की डोमेस्टिक इनकम हो जाए और उसी कंट्री की या किसी दूसरी कंट्री की नेशनल इनकम हो जाए। क्लियर है ये बात? एक ही इनकम एक कंट्री की डोमेस्टिक इनकम होने के साथ साथ किसी दूसरी कंट्री की नेशनल इनकम भी हो सकती है। ये बात आप ध्यान रखें सबसे पहले। क्लियर? पहली बात। तो अब हम ये डिस्कस करेंगे कि जैसे मैंने आपको बताया था कि डोमेस्टिक इनकम के लिए हमने क्या देखना होता है, बताइए। डोमेस्टिक इनकम के लिए हम किस चीज को कंसीडर करते हैं? एनीवन? बताया था मैंने परसों साफ साफ आपको कि भाई डोमेस्टिक इनकम अगर हम है तो हम इस चीज को कंसीडर करेंगे। वो क्या चीज है बेटा? बता सकता है कोई? आप में से याद है किसी को? नहीं याद है, कोई बात नहीं। डोमेस्टिक इनकम के लिए बेटा हम प्लेस को डिस्कस करते हैं कि किस जगह हो रही है। थैंक यू वेरी मच, टू स्टूडेंट्स रेज देयर हैंड्स बट आई सॉ देम अ बिट लेटर। डोमेस्टिक इनकम के लिए हम प्लेस को देखते हैं। जितने भी मैंने आपको वर्कशीट के सॉल्यूशन भेजे, उन सभी में लिखा था कि इसे हम डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे। क्यों करेंगे? इफ यस, बिकॉज दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी इज हैपनिंग इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। हम इंडिया की बात करें, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री। अगर एक कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में कोई इनकम हो रही है तो उसे हम इंक्लूड करते हैं, अगर डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं हो रही है तो इंक्लूड नहीं करते हैं। ऐसे ही नेशनल इनकम में इंक्लूड करने के लिए भी हमारा एक क्राइटेरिया होता है। क्राइटेरिया क्या होता है? आप लोग पंजाब में रहते हैं, बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, इस चीज को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। आप में से मेरे पास 22 स्टूडेंट्स बैठे हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो +2 करने के बाद एक हमारी अलग से कंट्री है। कौन सी कंट्री है? सभी को पता है उस कंट्री का नाम? कनाडा। वहां हमने जाना होता है। सब प्लानिंग हमने पहले की हुई है। 2 साल वहां पर हम एक एडवांस डिप्लोमा करेंगे, उसके बाद हम 1 साल काम करेंगे। 3 साल कर लिया, चौथे साल हम किसके लिए अप्लाई कर देंगे? PR के लिए। और 5वें साल हम कैनेडियन सिटीजन बन जाएंगे। ये होता है, मैं अपने सामने देख रहा हूँ बहुत सारे, जो मैंने जब यहाँ पढ़ाना स्टार्ट किया 4 साल पहले, तो अब बहुत सारे बच्चों का PR, उन्हीं बच्चों का PR स्टार्ट हो गया है जिन्हें मैंने +2 में यही कैम्ब्रिज स्कूल में पढ़ाया था। दिस इज द वे टू गो, दिस इज द प्रोसेस टू गो। अब होता क्या है, एक तो सपोज कर लीजिए कोई लड़का है, उसका नाम है जिम, बॉडी बिल्डिंग वाला नहीं, वैसे JIM वाला, उसका नाम है जिम, वो कनाडा में पैदा हुआ, ठीक है ना। और एक हमारे यहाँ से सपोज कर लीजिए कौन चला गया, किसी को भी ले लेते हैं, स्टीफन चला गया। अब स्टीफन 4 साल वहां पर रहा, वो भी कनाडा का सिटीजन बन गया। तो अब हमें पता लगा कि किसी भी कंट्री का सिटीजन बनने के 2 तरीके होते हैं। दोनों आपको क्लियर हो गए? कौन कौन से होते हैं 2 तरीके? बाय बर्थ, या तो आप पैदा ही वहां पर हुए हैं तो ऑटोमेटिकली वहां के सिटीजन हो गए, और बाय फुलफिलिंग लीगल पैरामीटर्स, लीगल रिक्वायरमेंट्स। यू विल फुलफिल द लीगल रिक्वायरमेंट्स एंड यू विल बिकम द सिटीजन ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री। क्लियर है दोनों बातें? कैसे आप सिटीजन बन सकते हैं? ठीक है। एक दूसरा कोई डाउट है किसी को सिटीजनशिप में तो पूछ लीजिए। 2 तरीके से हम सिटीजन बन सकते हैं, बाय बर्थ और बाय फुलफिलिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स। किसी को कोई डाउट है तो यू कैन रेज योर हैंड।
Anybody? Jashanpreet, Tarunjot, Stephen, Arsh, Divya, Akash, Arlene, Mannat, Suktab, anybody, anyone still whose name I have not pronounced? उनमें से भी अगर कोई है, किसी को कोई दिक्कत है, आप लोग इस चीज से रिलेट करते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ही होते हैं कि भाई यहाँ से गए ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, यूके और अमेरिका में तो मुश्किल होता है, लेकिन अदर देन ऑल दीज टू प्लेसेस जनरली कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड को हम ज्यादा प्रेफर करते हैं, या इटली को भी करते हैं, फ्रांस को भी करते हैं। ये मुझे यहीं आगे पता लगी एक दो बातें। तो वहां पे जाके हम वहां के सिटीजन बन जाते हैं। जैसे यहाँ पे बोल देते हैं कि जी पेपर लगे हुए हैं मेरे, तो है ना, पेपर लगे हुए हैं। हाँ, हो सकता है आप में से भी किसी के पेपर लगे हुए हों, या लग जाएंगे एक दो साल में, तो डेफिनेटली लग जाएंगे। तो दैट इज, आप अगर सिटीजन बनते हैं उन पेपर्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करके, तो आपने लीगल रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया है, एंड यू हैव बिकम सिटीजन ऑफ ए कंट्री. On the other hand, there are so many millions and millions of persons who were born there and they are citizen of that country by birth. Clear? चलिए साहब, ये तो हुआ सिटीजन का कंसेप्ट, यानी कि कोई किसी ने ऐसे नहीं किया है तो इसका मतलब सब समझ गए ये चीज। और ये तो पंजाब में जल्दी समझते हैं, कोई वीजा से रिलेटेड इन्हें बात बताओ तो वो बहुत जल्दी से एकदम से हाँ सर ये तो बात पक्की है, वो तो एकदम से, बल्कि मुझसे ज्यादा पता होती है वो बातें तो। ठीक है, अब दूसरा होता है रेजिडेंट। रेजिडेंट, ठीक है, जब आप कैनेडियन सिटीजन बन जाएंगे तो आप क्या बन जाएंगे इंडिया में, बताओ, तुम्हें सबको पता है वो। अगर आप कैनेडियन सिटीजन बन गए, फिर वहां पे आपने जॉब की, जब आप यहाँ पे आओगे तो एकदम से लॉन्ग बूट पहन के, वो बड़ा सा लंबा सा कोट, क्या बोलते हैं उसे, वो सॉन्ग्स में आई हैव सीन दैट कि भाई कोई आ रहा है, तो वो जो आता है उसके लिए एक पर्टिकुलर टर्म होती है, क्या बोलते हैं उसे इंग्लिश में, है ना, उसकी यहाँ पे क्या बोलते हैं उसे, एक वर्ड भी बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है, पंजाबी में ही है वो, हाँ टॉर बोलते हैं शायद, बड़ी टॉर होती है उसकी कि भाई बाहरों आया है, मतलब समथिंग लाइक दैट वी यूज्ड टू से, है ना, कि नहीं भाई इसकी तो पावर है, इसकी तो बात है ना, 2-3 महीने रहेगा एंड देन ही विल, हाँ एग्जैक्टली, गुरदीप सिंह ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, आई हैव एक्सपीरियंस्ड ऑल दिस हियर, यस यस एग्जैक्टली, उसे हम बोलते हैं एनआरआई। अब एनआरआई की फुल फॉर्म क्या होगी, जरा बता दीजिए मुझे, चैटिंग में ही बता दीजिए, इसमें तो मजा आ रहा होगा तुम्हें पढ़ने में, आज कनाडा की बात हो रही है लगातार, बताइए जल्दी से, एनआरआई की फुल फॉर्म क्या होती है, किसी को ऐसे अनम्यूट करके पूछ लेते हैं, किसी का नंबर अगर ना आया बहुत दिनों से तो। अब बाहर जाने वाला उम्मीदवार कौन है आप में, वैसे तो सभी हैं, लेकिन हरजाप सिंह अनम्यूट करो अपने आप को, हरजाप सिंह भट्ट, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हैं आप? फाइन सर। अच्छा, बाहर तो नहीं जा रहे कोरोना टाइम में? जाते हैं सर। नहीं, ध्यान रखा करो, मास्क लगा के जाया करो, पीपी किट तो तुम्हारे पास होगी नहीं, लेकिन मास्क लगा के जाया करो, है ना, हाँ चलो वेरी गुड। अच्छा, ये क्या बोलते हैं बेटा उसे, सर नॉट एनआरआई रेसिडेंसी इंडियन। है बेटा? नॉट रेसिडेंसी इंडियन। नॉन रेजिडेंट इंडियन, ओके वेरी गुड, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, 90% आंसर आपका ठीक है, थैंक यू वेरी मच। इसे करेक्टली कौन प्रोनाउंस करेगा आप में से? जशनप्रीत कौर से पूछते हैं, अनम्यूट करो जशन, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, आप तो नहीं बाहर जाते ना? नहीं सर। वेरी गुड, यू आर अ गुड गर्ल। बताओ जल्दी से, अब एनआरआई की फुल फॉर्म बताओ। सर नहीं आती। वेरी गुड, सच ए गुड आंसर। देखिए आई लाइक ऑनेस्टी, कितनी ऑनेस्टली बोल दिया सर नहीं आती, मतलब शी डिड नॉट हेजिटेटेड फॉर अ सेकंड, ये होता है देखो, ये होती है सच की ताकत, बोलते हैं इसे हम हिंदी में। अब एक जगह बैठ जाओ यार, बहुत सारे बच्चे ऊपर नीचे हो रहे हो, चलो किस, ईशा, ईशा आप बताओ, अनम्यूट करो, ईशा ठाकुर, गुड मॉर्निंग बेटा। सर नहीं पता। गुड वेरी मॉर्निंग गुड, अपना पहले अपना सेक्शन तो बताओ कौन सा है? डी। डी है तुम्हारा सेक्शन? अच्छा जी। चलो थैंक यू वेरी मच बेटा। एनआरआई का मतलब ही नहीं पता, पंजाब में रह के तुम्हें पंजाब सरकार तुम्हारा वीजा कैंसिल कर देगी पंजाब में रहने का। जिनको एनआरआई का मतलब नहीं पता उनका पंजाब का वीजा भी कैंसिल हो सकता है, फिर उन्हें कनाडा लौटना पड़ेगा, पता है आपको ये बात? क्योंकि हम सभी जितने भी पंजाब में रहने वाले हैं कनाडा से आए हैं, कनाडा हमारी मेन कंट्री है। एनआरआई के फुल फॉर्म कौन बताएगा? सुखम से पूछते हैं, सुखम प्रीत कौर, अनम्यूट योरसेल्फ, मेक इट क्विक। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। नॉन रेजिडेंट। अच्छा नहीं पता? नो। ओह यार, मतलब मुझे बड़ा शौक लगा कि पंजाब में रह के तुम्हें एनआरआई का मतलब नहीं पता।
अगर कैप्टन साहब को पता लगा ना मुकदमा हो जाएगा तुम्हारे पे। पता है तुम्हें ये बात? कौन बताएगा? अब ये बताएगा आकाश। आकाश अनम्यूट करो बेटा, बहुत मुस्कुरा रहे हो तुम। वेरी गुड। आकाश अनम्यूट करो। गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हो आप? फाइन सर। वेरी गुड। अब जल्दी से बता दो इन सब बच्चों को कि एनआरआई का क्या मीनिंग होता है। नहीं होता तुम्हारे तो गांव में भी एनआरआई होंगे 2-3 है सर। फिर भी मतलब नहीं पता, पूछ के आना शाम को उनके घर जाके। अब प्रियांशी बताएगी। प्रियांशी अनम्यूट योरसेल्फ। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग बेटा, हाउ आर यू? Fine, sir. कल होली खेली थी आपने? No, sir. वेरी गुड, सच ए गुड बॉय गर्ल। बताओ जल्दी से एनआरआई की फुल फॉर्म। Sir, non-resident Indians. वेरी गुड, शाबाश। दिस इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं उन्हें पता होता है लेकिन शर्म आती है उन्हें बताने में, सोचते हैं नहीं यार बस चलो हमें तो पता ही है, हमें क्या फायदा बता के। इन्हें नहीं पता, उन्हें सर बता ही देंगे, सिंपल। हमें पता है तो उसमें ना उनका नुकसान ना हमारा नुकसान। चलिए साहब, नॉन रेजिडेंट इंडियन एनआरआई। अच्छा जी, अब वो जो नॉन रेजिडेंट इंडियन है, चलिए वो तो नॉन रेजिडेंट इंडियन है, वो तो नॉन रेजिडेंट इंडियन है। और हम लोग जो इंडिया में रह रहे हैं इतने दिनों से, जो हम लोग देशभक्त हैं, बाहर नहीं जा रहे हैं, इंडिया में ही रह रहे हैं, हम कौन से इंडियन है फिर? नॉन नहीं है ना, हम नॉन हटा देते हैं तो हम रेजिडेंट इंडियन है। तो दो टाइप के हमें पता लगा कि दो टाइप का रेजिडेंट होते हैं। दो टाइप रेजिडेंसी में, दो टाइप का कंसेप्ट होता है, एक रेजिडेंट और एक नॉन रेजिडेंट। ठीक है, जब आप कनाडा के सिटीजन बन जाते हैं तो भी इंडिया में आपके कुछ राइट होते हैं। ऐसा नहीं है कि बस फिर आप कैनेडियन हो गए और आपके इंडिया के राइट खत्म हो गए। तो रेजिडेंट इंडियन एंड नॉन रेजिडेंट इंडियन, ये दो कंसेप्ट होते हैं। अब हमने 4 बातें की हैं अभी तक। सिटीजनशिप के 2 कंसेप्ट होते हैं, बाय बर्थ एंड बाय लीगल रिक्वायरमेंट। और रेजिडेंटशिप के 2 कंसेप्ट होते हैं, रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट। इतने में अगर किसी ने कुछ पूछना है तो प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड फास्ट। किसी ने इतने में अगर कुछ पूछना है तो यू कैन रेज योर हैंड बेटा। ये चारों बातें क्लियर हैं सभी को? बहुत इजी सी हैं। चलिए वेरी गुड। अब हमने क्या करना है कि जब आप कनाडा चले जाते हैं तो आप हमारे लिए तो एनआरआई हो गए, नॉन रेजिडेंट हो गए, लेकिन आप कनाडा के सिटीजन कब बनते हो, वो लीगल रिक्वायरमेंट क्या होती हैं, पहली बात वो हमने डिस्कस नहीं करनी है। दूसरी बात कि जो रेजिडेंट होता है वो रेजिडेंट कब बनता है। अगर एक एनआरआई है तो उसे हम इंडिया में आने के बाद बोलते हैं नॉन रेजिडेंट इंडियन। तो यानी कि जो नॉन रेजिडेंट इंडियन है वो रेजिडेंट कैनेडियन है ना, समझ रहे हैं बात को? जो इंडिया का नॉन रेजिडेंट है वो कनाडा का रेजिडेंट है। तो एक ही आदमी नॉन रेजिडेंट इंडियन और रेजिडेंट कैनेडियन होता है। ना क्लियर है आपको? तो ये जो रेजिडेंट होता है ये कैसे बनता है, इसके लिए कुछ शर्तें होती हैं जो पूरी करनी होती हैं। ठीक है, अब जल्दी से लिखना स्टार्ट कीजिए। बस मैंने 2-4 लाइनें लिखानी है, ज्यादा नहीं लिखाना, बाकी फिर मैं ग्रुप में आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। जल्दी से स्टार्ट कीजिए लिखना। I've got my notes with me. फर्स्ट हेडिंग लिखेंगे हम नॉर्मल रेजिडेंट। फर्स्ट हेडिंग लिखेंगे बेटा हम नॉर्मल रेजिडेंट। फर्स्ट हेडिंग लिखेंगे हम लोग नॉर्मल रेजिडेंट। नॉर्मल रेजिडेंट, अब ये नॉर्मल रेजिडेंट कौन होता है लिखना स्टार्ट कीजिए। भाई, इट रेफर्स टू एन इंडिविजुअल, लिख लीजिए, ज्यादा नहीं है, 2-3 लाइनों की डेफिनेशंस हैं। इट रेफर्स टू एन इंडिविजुअल। अर्शप्रीत तुम्हारा कैमरा स्विच ऑफ है बेटा, और स्टीफन का भी। इट रेफर्स टू एन इंडिविजुअल
or an institution, an individual or an institution. It refers to an individual or an institution who generally resides, RESIDES, resides in a country, who generally resides in a country and his center of economic interest, is also in that country, क्लियर। अब यहां से अगर आप इस डेफिनेशन को पढ़ेंगे तो आपको ये पता लगेगा बेटा कि नॉर्मल रेजिडेंट बनने के लिए दो कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन क्या होती है, देखिए, resides in a country continuously for a year। ये पहली कंडीशन होती है कि आप जनरली पिछले 1 साल से उसी कंट्री में रह रहे हैं। दूसरा, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट also lies in that country, ये देख लीजिए आप, ये ऐसे भी देख सकते हैं। मैं इसका भी आपको पिक्चर फॉरवर्ड कर देता हूं। नमन, कैमरा स्विच ऑफ कर लिया? यहाँ ये दो कंडीशन फुलफिल करनी होती है बेटा। अगर आप ये दो कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं तो आप किसी भी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट होते हैं, भले ही वहां के आप सिटीजन हैं या नहीं है। समझ रहे हैं? डिफरेंस समझना है। आप किसी भी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट होते हैं। तो जो स्टूडेंट्स यहाँ से पढ़ने के लिए कनाडा जाते हैं, वो जब तक कनाडा के सिटीजन नहीं बनते हैं तब तक वहां के नॉर्मल रेजिडेंट रहते हैं। क्लियर है बात? चलिए कनाडा का एग्जांपल हम बाद में लेंगे। पहले आप ये देखिए कि इसमें अगर किसी ने कुछ पूछना है तो मैं चैट बॉक्स देख लेता हूं, अभी नहीं खुला है कुछ। यस, किसी ने कुछ भी पूछना है तो जल्दी से चैट बॉक्स में जाइए और अपना क्वेश्चन टाइप कर दीजिए। एनीथिंग एनीबडी वुड लाइक टू आस्क? ये मैंने आपको फोटो भी इसका फॉरवर्ड कर दिया है। कोई मुझे हैंड दिखाई नहीं दे रहा है अभी। इसका मतलब ये हमें क्लियर है कि हम रेजिडेंट किसे बोलते हैं। रेजिडेंट हम उसे बोलते हैं जो पिछले 1 साल से कंटिन्यूअसली, ऐसा नहीं है कि 3 महीने यहाँ रहा, मैं 3 महीने के लिए कनाडा चला गया, फिर 3 महीने इंडिया आ गया, फिर 3 महीने कनाडा चला गया। अगर आप ऐसे करेंगे तो आप नॉर्मल रेजिडेंट नहीं बनेंगे। फर्स्ट थिंग फर्स्ट। सेकेंड थिंग, आपका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट। सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट का क्या मतलब है? इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का सिंपल मीनिंग ये है कि आपका बिजनेस या आपकी जॉब या कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिससे आप अपनी इनकम अर्न करते हैं वो उसी कंट्री में है जहां पर आप पिछले 1 साल से रह रहे हैं। ठीक है? हाँ, तो आप वहां के नॉर्मल रेजिडेंट कहलाते हैं। अदरवाइज आप नॉन रेजिडेंट बन जाते हैं, क्योंकि वो लोग ना तो यहाँ पे रहते हैं और ना ही यहाँ पर उनका बिजनेस होता है, या दोनों में से कोई एक बात होती है कि रहते तो हम कनाडा में हैं लेकिन
लेकिन हमारा बिजनेस इंडिया में है, तो वो नॉन रेजिडेंट हो जाते हैं। रेजिडेंट कौन होगा? ये दोनों कंडीशन फुलफिल करेगा। क्लियर है इतना? किसी ने पूछना है कुछ? एनीथिंग एनीबॉडी वुड लाइक टू आस्क? कुछ पूछना है बेटा किसी ने? कोई क्वेश्चन अगर किसी का है तो पूछ लीजिए। नहीं है कोई क्वेश्चन। चलिए अब सेकंड डेफिनेशन हमने लिखनी है, उसमें लिखिए आप सेकंड डेफिनेशन में सिटीजनशिप। सेकंड डेफिनेशन है, सेकंड सब हेडिंग लिखेंगे आप लोग सिटीजनशिप। इसे मैं रख कर देता हूं। सिटीजनशिप लिखते हैं जल्दी से, इसमें फिर डिस्कस करेंगे एंड फिनिश ऑफ दिस लेक्चर। इट इज ए लीगल कंसेप्ट। लिखिए बेटा, इट इज ए लीगल कंसेप्ट। कुछ बच्चे लिख नहीं रहे हैं, मुझे दिख रहा है यहीं से। इट इज ए लीगल कंसेप्ट based on the place of birth of a person, based on the place of birth of a person, based on the place of birth of a person, or some legal concept, or some legal concept which gives permission to a person, which gives permission to a person to become a citizen, permission to a person to become citizen. फुल स्टॉप। अब यहां से हमने ये बात पहले ही डिस्कस कर ली थी, आप लोग समझ गए होंगे। इन सिंपल वर्ड्स वी विल से दैट यू कैन बिकम सिटीजन ऑफ ए कंट्री बाय बर्थ और बाय फुलफिलिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स। अब आप सिटीजनशिप कैसे गेन कर सकते हैं? दो तरह से गेन कर सकते हैं, बाय बर्थ और बाय फुलफिलिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स। ये दो तरीके होते हैं आप लोगों के पास सिटीजनशिप को गेन करने के। ठीक है, अभी हमने सिटीजनशिप की बात कर ली है। अब यहां पर कंसेप्ट आता है कि ये हमने क्यों पढ़ा है। सिटीजनशिप और रेजिडेंटशिप हम समझ गए, हमारे इकोनॉमिक कंसेप्ट हैं, बहुत अच्छी बात है। ये हमने इसलिए पढ़ा है बेटा कि अब वो जो पिक्चर हमने परसों से डिस्कस करनी स्टार्ट की थी वो पूरी हो गई है, कंप्लीट हो गई। कैसे कंप्लीट हुई है? हमने डोमेस्टिक इनकम में देखा था प्लेस, यहां पर हम देखेंगे नेशनैलिटी। किस कंट्री की नेशनैलिटी है उस आदमी के पास जो उस इकोनॉमिक एक्टिविटी में लगा हुआ है। ठीक है, अब जैसे मैंने जो कल आपको वर्कशीट भेजी थी, अगर आपने लिखा हो उसे अपने रजिस्टर पर तो जरा ओपन कीजिए एक बार, जल्दी से ओपन कीजिए एक बार उसे, जो मैंने कल आपको वर्कशीट भेजी थी। आई होप कि आप लोगों ने लिख लिया होगा उसे। अब देखिए उसका पहला क्वेश्चन मैं रीड आउट करता हूं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। ये मैं जरा एक क्वेश्चन से मैं डिस्कस करता हूं एंड दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ टुडेज लेक्चर। ओके, तो इसे ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए, फिर आपको होमवर्क मिल जाएगा एंड देन यू विल बी गुड टू गो। अब देखिए बेटा, क्वेश्चन था हमारा COE, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू द रेजिडेंट ऑफ जापान वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी in
जापान। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब एग्जामिनर आप इस क्वेश्चन को कंप्लीटली कैसे पूछेगा आपसे, जरा देखिए ध्यान से। इस क्वेश्चन को कंप्लीटली आपसे कैसे पूछने वाला है। वो आपसे कहेगा कैटेगराइज द फॉलोइंग इनटू डोमेस्टिक एंड नेशनल इनकम ऑफ एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर। अब ये कल हमने डिस्कस कर लिया इसके सॉल्यूशन में, ये डोमेस्टिक इनकम कहाँ की होगी है, डोमेस्टिक इनकम हो जाएगी ये इंडिया की। Why? Because Indian Embassy is a part of domestic territory of India। लेकिन अब यही क्वेश्चन आएगा, सेकंड इसका पार्ट हो जाएगा कि ये नेशनल इनकम कहाँ की होगी। ये अब आपने आंसर करना है, देखिए सामने ध्यान से और मुझे आंसर कीजिए। नेशनल इनकम कहाँ की हो जाएगी ये, ध्यान से देखिए और आंसर कीजिए बेटा। रेज योर हैंड्स, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को और आंसर कीजिए। देखिए और आंसर कीजिए ध्यान से कि ये नेशनल इनकम कहाँ की हो जाएगी। ये आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, तो वहां से भी देख सकते हैं, मैंने आपको वर्कशीट भी फॉरवर्ड की थी, वहां से भी देख सकते हैं। देख लीजिए जल्दी से सभी एंड रेज योर हैंड्स फास्ट। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स, योर रिएक्शन बेसिकली। बताइए जल्दी से, या मुझे खुद ही पूछना पड़ेगा मुझे। चेक करते हैं पहले पढ़ कौन रहा है। अभी हमने जितना भी डिस्कस किया था उसके बेसिस पर आपने आंसर करना है बेटा। एनीवन कैन ट्राई, एटलीस्ट ट्राई फ्री है, ट्राई का कोई पैसा नहीं लगेगा। एनीबडी कैन ट्राई, यू कैन ट्राई इट एट द बेस्ट, यू कैन जस्ट गिव अ रॉन्ग आंसर, नथिंग मोर देन दैट, सो डोंट हेजिटेट। बताओ जल्दी से। चलिए किससे स्टार्ट करते हैं हम स्टार्ट करते हैं राजवीर सिंह 12th डी। बेटा अनम्यूट करो राजवीर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बताइए बेटा, ये नेशनल इनकम कहाँ की हो सकती है जो हमने यहाँ पे लिखी हुई है। सर जापान। रीजन? बिकॉज सर जो एम्प्लॉयज है वो जापान की हैं। वेरी गुड, शाबाश, सही उत्तर दिया है इन्होंने, करेक्ट आंसर। बिकॉज करेक्ट आंसर क्यों है? बिकॉज अब हमने देखना है डोमेस्टिक इनकम में, हम देखते हैं प्लेस, याद रखिएगा मैं लिख देता हूं, वेयर। यहां पर हम देखते हैं नेशनैलिटी, किसे हो रही है। ये कीवर्ड है, इसका सॉल्यूशन लेने के ये कीवर्ड होते हैं कि वो इनकम हो किसे रही है। देखिए लिखा क्या है क्वेश्चन में, सीओई टू द रेजिडेंट ऑफ जापान। जब जापान का रेजिडेंट है, जापान का रहने वाला है, तो नेशनल इनकम कहाँ की हो जाएगी, वो जापान की। बिकॉज वर्कर इज ए रेजिडेंट ऑफ जापान। समझे आप लोग? तो पहले आपने देखना होता है प्लेस, उसके बाद आपने देखनी होती है नेशनैलिटी। ये दो चीजें अगर आप याद रखेंगे तो इसका जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बोर्ड में, वो आप कभी भी गलत नहीं करने वाले हैं, हमेशा आप ठीक करेंगे उसे, हमेशा आप उसे ठीक करेंगे क्वेश्चन। अब ये वाला भी मैंने आपको फॉरवर्ड कर दिया है, ये पिक्चर है, देख लीजिए एक बारी से। किसी का कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, आप कुछ और डिस्कस करना चाहते हैं वो पूछ लीजिए बेटा, एनीथिंग यू वुड लाइक टू आस्क। अभी हमने नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम वाला जो कंसेप्ट है वो पढ़ लिया है, तो
हाँ जी, ओके। एनीबडी एल्स? किसी और ने कुछ पूछना है? किसी और ने कुछ पूछना है बेटा? जितना हमने पढ़ा है उसमें अगर कोई भी बात आपको क्लियर नहीं है तो पूछ लीजिए। एनीथिंग एनीबडी वुड लाइक टू आस्क? जस्ट गो थ्रू द पॉइंट्स। चलिए बताओ, वंशिका अनम्यूट करो बेटा। एक्सक्यूज मी सर। सर अगर किसी कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और वो चाइना की इंडियन एम्बेसी या जापान की इंडियन एम्बेसी में काम कर रहा है, पर सर फिर भी वो नेशनल इनकम जापान या चाइना की होगी? चाइना की या जापान की होगी। अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और वो इंडिया का सिटीजन था, लेकिन वो गवर्नमेंट ने उसे डिप्लॉय किया है जापान एम्बेसी में, तो सर वो फिर भी नेशनल इनकम जापान की काउंट होगी? मतलब एक इंडियन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जो इंडियन एम्बेसी में है लेकिन जापान में है। इंडियन जापान में जो इंडियन एम्बेसी है वहां काम कर मैं रहा है। समझ गया, हाँ, लेकिन उसे इंडिया से भेजा है गवर्नमेंट ने कि भाई आप जाओ वहां पर और वहां पे वर्क करो, है ना? हाँ, तो बेटा वो नेशनल और डोमेस्टिक इनकम दोनों इंडिया की हो जाएंगी। फिर यहाँ पे ये क्वेश्चन अराइज होगा कि साथ फिर जापान या चाइना को क्या फायदा हुआ उस इकोनॉमिक एक्टिविटी से, है ना? तो अब आप यहाँ पे थोड़ा सा आपको मैं जनरल नॉलेज भी आपकी बढ़ा देता हूँ। उन्हें जो पैसा ट्रांसफर होता है वो उनके इंडियन अकाउंट में होता है, ठीक है? उन्हें जो पैसा ट्रांसफर होता है, अगर आप एक सपोज कर लीजिए इंडियन एम्प्लॉय हैं और आप इंडिया से ही इंडियन एम्बेसी में काम करने के लिए चले जाते हैं चाइना, तो आपको जो पैसा ट्रांसफर होगा, पैसा ट्रांसफर का मतलब आपकी जो सैलरी क्रेडिट होगी वो आपके इंडियन अकाउंट में होगी, ना कि चाइनीज और जापानीज अकाउंट, ठीक है? इसका ऐसे होता है। पहला तरीका तो इसका ये होता है। एक और तरीका होता है इसका कि वो जितनी भी कंट्रीज होती हैं, सपोज कर लीजिए इंडिया जापान है, इंडिया चाइना है, इंडिया इजराइल है, इंडिया अमेरिका है, इंडिया कनाडा है, इन सब का, ये थोड़ा सा आपको जरा वो वाला कंसेप्ट बता रहा हूं जो आप कनाडा जाकर पढ़ेंगे। एक होता है डबल टैक्स ट्रीटी। डबल टैक्स ट्रीटी का मतलब होता है कि बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज पर दूसरी कंट्री में होने के बावजूद भी वो टैक्स एग्जेम्प्ट हो जाती है। इसे डबल टैक्स ट्रीटी बोलते हैं। क्लियर? तो दोनों में से किसी एक तरह से हम उस इकोनॉमिक एक्टिविटी का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर लेते हैं। क्लियर? एनीथिंग एल्स? कोई और क्वेश्चन है बेटा किसी का? नहीं है। चलिए तो बस अब अपना होमवर्क सुन लीजिए आप लोग। आपने क्या करना है बेटा कि जो वर्कशीट मैंने आपको कल फॉरवर्ड की थी, अभी तो बहुत सारे बच्चों ने उसी को फॉरवर्ड नहीं किया मुझे, और ये सब चीजें रिकॉर्ड हो रही है बेटा, ध्यान रखिएगा। ये बात आपको बार बार बताई जा रही है। फिर जब आपका वर्क नहीं कंप्लीट होगा या आपकी अटेंडेंस शॉर्ट होगी, अपने फ्रेंड्स को भी बता देना, आपके पेरेंट्स को बुलाया जाएगा तो आप लोगों की सब अटेंडेंस रिकॉर्ड होती है। सभी टीचर्स आपकी अटेंडेंस रिकॉर्ड करते हैं। आपकी अटेंडेंस वहां पर मैच होगी लाइक रेगुलर अटेंडेंस रजिस्टर, और अगर वो अटेंडेंस शॉर्ट होती है तो आप लोग पढ़ लेना खुद जाके। ये मत बोलना कि स्कूल वाले तो डराते रहते हैं, ऐसा भी बोलते हैं बहुत से बच्चे। सीबीएसई के वेबसाइट पर जाना और पढ़ लेना आप, तो आपको पता लगेगा कि +2 का एग्जाम देने के लिए 80% अटेंडेंस का होना कंपलसरी है। अगर आपकी 80% अटेंडेंस नहीं होगी तो आप अपना +2 का बोर्ड का एग्जाम नहीं दे पाएंगे। ये सीबीएसई का रूल है। इसे ऐसे ही लिख के गूगल कर लेना, +CBSE +सर्कुलर ऐसे कर देना, तो वो सारे आइटम को प्लस करने से सर्च में इंक्लूड कर देगा और आपको वो एग्जैक्ट जो सीबीएसई का ऑर्डर है उसकी पीडीएफ 1-2-4 बार जब आप सर्च करोगे तो मिल जाएगी। उसे पढ़ लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी आपने बता देना। क्लियर? थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज क्लास। अभी 2-3 दिन हमने ऐसे ही सेपरेट क्लासेस पढ़नी है, उसके बाद आई विल होप एंड ट्राई टू मेक इट कंबाइंड अगेन। ओके, कोई क्वेश्चन है किसी का पूछ लीजिए। और जो आपको वर्कशीट मैंने फॉरवर्ड की है, अब आपने क्या करना है, उसी में पहले तो डोमेस्टिक इनकम का बताया था, अब नेशनल इनकम का बताना है कि सेम इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो किस कंट्री की नेशनल इनकम हो जाएगी। क्लियर है? चलिए, वही 9 या 10 जो क्वेश्चंस थे, अब आपने ये बताना है, कल क्लास से पहले पहले आपने अपने सॉल्यूशन भेज देने हैं कि वो किस कंट्री की नेशनल इनकम हो जाएंगे। पहले हमने डिस्कस किया था डोमेस्टिक इनकम के लिए, अब हम डिस्कस करेंगे नेशनल इनकम के लिए बेटा। क्लियर है? चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। सी यू टुमारो, सेम चैनल सेम टाइम। और आकाश, अपने बेटा आकाश प्रीत सिंह करो इसमें जूम में नाम। थैंक यू, थैंक यू।